हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम चैप्टर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट के सेकेंड पार्ट का वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 माइक्रो एनवायरनमेंट हमने पहले ही कवर कर लिया है। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट मैक्रो एनवायरनमेंट कवर करेंगे। Macro environment refers to general environment or remote environment within the business firm and forces in its micro environment operate. देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट हम किस चीज़ में बात कर रहे थे? माइक्रो एनवायरनमेंट में हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। अब मैक्रो एनवायरनमेंट की बारी आई है। मैक्रो एनवायरनमेंट में हम सबको होल लेके बात करेंगे, पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे वर्ल्ड को एक मान के हम चलेंगे। और मैक्रो एनवायरनमेंट का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा था? हम इंडिविजुअल ले रहे थे। और मैक्रो में क्या होगा? मैक्रो में हम होल लेंगे, ठीक है। और वो इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट इसको बोला जाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है बुक में कि कॉस्ट इम्पोर्टेड ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। हम जो सामान मंगवाते हैं, कंपनी वगैरह जो सामान मंगवाती है, उसके कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन हो गया है, तो ये क्या होगा? पूरे वर्ल्ड का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर हो गया। लेकिन अगर किसी के घर में तेल ख़त्म हो गया है तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर होगा, क्योंकि सबके घर में नहीं ख़त्म होगा, वो इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल के घर में ख़त्म हुआ है, इसलिए वो माइक्रो है। और जो वर्ल्ड में सब जगह अप्लाई हो जाएगा वो मैक्रो हो जाएगा। अब ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये रहे उसके कंपोनेंट्स। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चौथा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और पांचवा है लीगल एनवायरनमेंट। ऐसे इसके नंबरिंग्स दिए हुए हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे हर एक एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया है। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें फैक्टर और फोर्सेस कंसर्न कर रहे हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किसके? वेल्थ के। जो भी एनवायरनमेंट में वेल्थ की बात की जाएगी, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का जिस एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एनवायरनमेंट को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलेंगे। और उन सारे एनवायरनमेंट बिजनेस स्कोप रहेंगे, जो सारे एनवायरनमेंट मार्केट को लेके अपना काम करेंगे, मार्केट इन्फ्लुएंस रहेंगे, बिजनेस स्कोप रहेंगे। अब इन मार्केट एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर भी सब कॉन्टिनेंट्स होते हैं। पहला है नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री। उसमें नेचर कैसा है, इन्वायरमेंट का नेचर कैसा है, प्रॉपर्टी राइट, ओनरशिप फैक्टर्स, ये उसके प्राइस मैकेनिज्म कैसे चल रहे हैं। फिर दूसरा है स्ट्रक्चर, किसी भी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन उसमें काम कर रहे हैं, ट्रेड क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट लोग कैसे कर रहे हैं, लेबर कैसी है, कैपिटल लेबर है कि स्ट्रक्चर लेबर है, वो सारी चीज़ें। थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट। अगर मार्केट डेवलप नहीं हो रहा है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के रहने का वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज़ वहाँ पे आएगी उसको फॉलो होनी चाहिए, तभी उसको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं होगा तो जो है वो कम्युनिकेशन पावर वो डेवलप नहीं हो पाएगी किसी मार्केट में। मार्केट कंडीशंस, मार्केट कंडीशन में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखते हैं, कॉम्पिटिटर्स कितने आए हैं। तो इन्वायरमेंट कैसे नापा जाएगा? पहला इकोनॉमिक, हमें इन्वायरमेंट का नेचर देखना रहेगा, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर देखने के बाद हम ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट देखेंगे। फिर देखेंगे कि उसमें पॉलिसीज़ है कि नहीं। फिर देखेंगे ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर इंडाइसेस आप देख सकते हैं कि उसमें पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सारी चीज़ें कैसे चल रही है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट में कंडीशन देख के हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाता है। दूसरा एनवायरनमेंट हमारा आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में हम सारे कल्चरल फोर्सेस और सोशल फोर्सेस देखते हैं जो हमारे नेबरहुड, मतलब मार्केट के आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम सोशल एनवायरनमेंट में देखते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वेल्थ देख रहे थे और सोशल एनवायरनमेंट में नेबरहुड देखेंगे। तो पहला फैक्टर जो सोशल एनवायरनमेंट में हम कंसिडर करते हैं वो है डेमोग्राफिक ट्रेंड। इसका मतलब है हमारे आसपास की पॉपुलेशन कैसी है। अगर आप रेगिस्तान में जाके स्वेटर बेचोगे तो वो नहीं बिकेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि हमें कौन सी जगह कौन सी चीज़ें बेचनी है। अगर आप कोई गिफ्ट स्टोर ओपन किए हो और वहाँ पर जाके आप बेच रहे हो कुछ और चीज़ जो बड़े लोगों के काम आएंगी, तो वो आपको ऐसे नहीं करना है, तो आपका सामान वहाँ पे नहीं बिकेगा। नेक्स्ट है सोशल एटीट्यूड, कस्टमर, ट्रेड, रिचुअल्स और लाइफस्टाइल।
जहाँ पे जैसी लाइफस्टाइल है आपको वैसे सामान ही वहीं पे बेचने हैं। आप चौल में जाके उसमें ये सफारी नहीं चला सकते हो, और जहाँ पे जैसा लाइफस्टाइल चल रहा है आपको वैसा ही वहाँ पे सामान बेचना है। फैमिली स्ट्रक्चर और वैल्यूज, सोशल कंसर्न, एजुकेशन लेवल्स, ये सारी चीज़ें आपको सोशल इन्वायरमेंट में कंसिडर करनी है। आपके नेबरहुड में आपको देखना है कि ये सारी चीज़ें कैसे सेट हो रही है, और उस हिसाब से आपको अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है। बहुत अच्छा यहाँ एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, डूकनेस, डबल इनकम नो किड्स। ये बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में डेवलप हुए जा रहा है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट में आपको डिटरमाइन करना है कि जो आप बिजनेस ओपन कर रहे हो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप्ड हो। अगर आप अभी पुराने ज़माने का टेक्नोलॉजी लेके कि वो बड़े वाले मॉनिटर वाला कंप्यूटर लेके अपने ऑफिस में रखोगे तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। आजकल एआई का ज़माना है तो हर किसी को मॉडर्न कंप्यूटर चाहिए। तो आपको अपने जो भी मशीनरीज है या जो भी आपके पास असेट्स है उसमें टेक्नोलॉजी को अप टू डेट रखना है, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। आप किस बात से आपके इन्वेंशंस कर रहे हो, अपने बिजनेस में डेवलपमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अपने लेबर को इंसेंटिव दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सारे प्रॉपर्टी राइट्स को फॉलो कर रहे हो, फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो। ये सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करके टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेडी होता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट हमारा आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हम चीज़ें देखते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। ये सारे जो फैक्टर्स हम देखेंगे ये सारे फैक्टर्स गवर्नमेंट हमें डिटरमाइन करेगी और हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो फैक्टर्स होंगे वो मैनेजमेंट को कंसर्न रहेंगे, पब्लिक अफेयर और इम्पैक्ट जो बिजनेस पे पड़ेगा। तो इसका पहला फैक्टर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। हम एक फ्रेमवर्क को डिटरमाइन करेंगे और उस हिसाब से अपने बिजनेस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल सिस्टम। अपने बिजनेस का एक नेचर, एक आइडियोलॉजी रहेगा। हम एक माइंडसेट रखेंगे और उस हिसाब से अपने बिजनेस को कैरी करेंगे, और ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सेंट्रल और स्टेट रिलेशन से हमारा मतलब है कि अगर हम जो बिजनेस स्टैब्लिश किए हैं, जिस स्टेट में इस्टेब्लिश किए हैं, जिस सेंटर में इस्टेब्लिश किए हैं, उस एरिया का इन्वायरमेंट, उस एरिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। जैसे अगर हमने किसी एरिया में एक एरिया था ए, अगर ये ए एरिया में हमने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया है, इस एरिया के जो भी आसपास में दुकान है, ट्रेड यूनियन है, ये सारी चीज़ों के साथ हमें अपने रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहेंगे वही लोग अक्सर हमारे पास सामान खरीदने आएंगे। ये सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आती है पॉलिटिकल फिलोसफी और स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बार बार अपने रूल्स बदल रही है, बार बार रूल्स चेंज कर रही है, तो आपके भी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपना बिजनेस उसी जगह इस्टेब्लिश करें जहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल पाई गई है, वहाँ पे बिजनेस को लेकर ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रही है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया था, यहाँ पे कोका कोला को बैन कर दिया गया था 1977 में, 1980 ये कोका कोला को बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर से कोका कोला को अनबैन करके हमारे देश में चालू कर दिया गया। मतलब ये कितनी डायनामिक हमारे गवर्नमेंट है जो बार बार चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस में इलेक्शंस, पार्टी सिस्टम और उनके फंडिंग्स काम आते हैं। अक्सर बिजनेस वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं जहाँ पे उनको थोड़ी बहुत फंडिंग मिल जाती है ताकि उनको बिजनेस इस्टेब्लिश करने में हेल्प हो जाए। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिटिशियन, फॉरेन पॉलिसी और रिलेशन विद कंट्री। हमारे जो भी डिग्री है, जो भी पॉलिटिक्स की डिग्रीज हैं, जो भी हमें जीडीपी वगैरह है, ये है आईपीएम है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ भी हमें रखना पड़ता है अगर आप फॉरेन पॉलिसी को या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट हमारा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का बोला जाता है। इस इन्वायरमेंट में हम लॉस के हिसाब से काम करते हैं जो कंट्री में बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो आपको सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज़ का ध्यान रखना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है। फिर हमारे लॉज जो हैं वो ऑपरेशन में, बिजनेस में जो आप लिखे गए हैं, MOM और AOA हमारे जो इसमें लॉज लिखे गए हैं, उन सारे लॉज को कंसर्न करना है, फॉलो करना है। अपने लॉज को फ्लेक्सिबल रखना है, एकदम स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बना लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने लॉज को आप अमेंड कर सकते हो, आपको ऐसे लॉ बनाना है। जुडिशियल सिस्टम ऑफ कंट्री और जुडिशियल डिसीजंस, इन सबको फॉलो करना है आपको।
नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का आता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। स्वॉट एनालिसिस में हम पढ़ते हैं किसी भी कंपनी का हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेटनिंग या थ्रेट, ये सभी चीज़ें आप कैसे डिटरमाइन करते हो। ये सारी चीज़ें अगर किसी भी कंपनी ने ढूंढ लिया तो उसी कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। और अगर ये सारी चीज़ों में कोई कंपनी चूकती है या इसको करने में फेल हो जाती है तब उसी कंपनी फेल हो जाती है। तो किसी भी कंपनी को बनाने से पहले या बनाने के बाद जब भी किसी को ध्यान आए अपने कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात की जाती है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट का फीचर माना जाता है जो कॉर्पोरेट अप्रेजल में यूज़ होता है। ये जो स्वॉट एनालिसिस है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में काम आता है। हम अपनी कंपनी के इंटरनल में ढूंढते हैं कि हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी और क्या थ्रेट है। अब जब हर चीज़ों को डिटेल में डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेंथ जो हमारी कंपनी का होती है वो होती है इनहर्ट कैपेबिलिटी। किसी भी कंपनी की स्ट्रेटेजिक गेन क्या होती है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है अपनी कंपनी को ग्रो करने की, वो उनकी स्ट्रेंथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारी पॉइंट है वीकनेस। वीकनेस में हम देखा जाते हैं इनहर्ट लिमिटेशन। किसी भी कंपनी की वीकनेस क्या है जिसके कारण उनकी प्लानिंग को हानि पहुंच सकती है, डिसएडवांटेज हो सकता है, तो वो उस कंपनी की वीकनेस हो जाएगी। जैसे स्ट्रेंथ में हम ले सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्ट्रेंथ है कि वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी कंट्री में। और किसी भी कंपनी का वीकनेस अगर हो जाता है तो वीकनेस में अगर टेक्नोलॉजी के मामले में वीकनेस देखा जाए तो उसकी कंपनी का वीकनेस हो जाएगा शॉर्टेज ऑफ फंड, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी हो जाती है अगर फंड्स शॉर्ट पड़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में हम ये कंडीशन देखते हैं जिस समय कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उनको ये देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो अपना पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके या अपनी पोजीशन को और आगे इन्वॉल्व कर सके, बढ़ा सके। जैसे भी किसी भी कंपनी में किसी का प्रमोशन होता है और प्रमोशन उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो उसको ग्रैब कर लेते हैं तब उनकी पोजीशन स्ट्रेंथन हो जाती है। तो वही चीज़ कंपनी के साथ भी होती है। नेक्स्ट आता है थ्रेट। थ्रेट अनफेवरेबल कंडीशन है जहाँ से कंपनी की पोजीशन को रिस्क होता है। जैसे कि वही अगर प्रमोशन होने वाला है और आपकी जगह आपके कॉम्पिटिटर, जैसे आपके जगह कोई और कॉम्पिटिटर आ जाए जो सेम आपके जैसा है, तो आपके पोजीशन को रिस्क हो जाता है, मतलब आपको थ्रेट रहता है कि वो आपका प्रमोशन ले जाएगा। तो वैसे ही कुछ चीज़ कंपनी के साथ भी होती है और उसी हिसाब से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को डिटरमाइन करके एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जिससे कंपनी को कैपिटलाइज की जाती है और थ्रेट से न्यूट्रलाइज किया जाता है। अभी हमने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा है और ये टेबल में स्वॉट एनालिसिस का डिफरेंशिएट दिया हुआ है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तीनों का डिफरेंसेस इसमें बताया गया है। तो आई होप आप लोग इसको पढ़ लो के समझ जाओगे। और तो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।